आज हम 9th फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि गति से संबंधित है उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हमने इस चैप्टर के अंतर्गत जो पढ़ा है उसी पर आधारित न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। आपको कुछ पल के लिए हम रिमाइंड करा रहे हैं कि हमने दूरी पढ़ा है, विस्थापन पढ़ा है, चाल, वेग, त्वरण, तो इन सब चीजों का अध्ययन हम लोगों ने किया है। औसत चाल, औसत वेग, तो उसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स में टर्म्स आएंगे वो टर्म्स भी आपको मैं बताता चलूंगा, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो कम समय में एक चैप्टर का आप समरी भी समझ सकते हैं। जो न्यूमेरिकल्स लिखा गया है आप उस न्यूमेरिकल्स के एक एक पोर्शन को केवल देखेंगे, सभी न्यूमेरिकल्स को एक साथ आप नहीं देखेंगे। तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, देखिए पहले न्यूमेरिकल को देखिए, एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 30 मीटर ऊंचाई तक जाकर यह पुनः फेंकने वाले स्थान पर वापस आ जाती है। वस्तु का परिणामी विस्थापन तथा चली गई दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझेंगे आप। किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने का जो रहस्य है, जो फार्मूला है, वो सिर्फ इतना कि पहले वो न्यूमेरिकल समझ में आना चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है ये समझ में आना चाहिए। तो पहले इस प्रश्न को पहली बार पढ़कर अगर नहीं समझ में आए तो हम एक बार दो बार और पढ़ लेते हैं, फिर लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 30 मीटर ऊंचाई तक जाकर यह पुनः फेंकने वाले स्थान पर वापस आ जाती है। वस्तु का परिणामी विस्थापन तथा चली गई दूरी बताना है। तो देखिए, एक वस्तु है ऊपर की ओर फेंकी गई है और 30 मीटर जाकर के वह पुनः जिस जगह से फेंकी गई थी उसी जगह आ गई है। तो बताना है कि इस प्रक्रिया के दौरान उसने कितना विस्थापन तय किया है और फिर उसने कितना दूरी चला है। तो देखिए, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ हम पहला सलूशन देते हैं। इसको हम थोड़े से फिगर के माध्यम से समझना चाहें तो समझ सकते हैं ऐसे। मान लीजिए कि ये फेंकने वाला स्थान है, ये पृथ्वी है, ऐसे मान लीजिए। यहां से ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। ये 30 मीटर, ध्यान देंगे, 30 मीटर। अगर 30 मीटर, देखिए यहां से उसको फेंका गया है, वो 30 मीटर ऊपर गया है और फिर वहां से रिटर्न होकर जहां से फेंका गया था वहीं वापस आ गया है। तो बताना है कि इस दौरान उसने कितना विस्थापन किया है और इस दौरान उसने कितना दूरी चला है। तो अब हमको जरूरी है क्या जानना कि विस्थापन किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं। तो अगर विस्थापन पूछा है तो सबसे पहले विस्थापन को देखिए। किसे कहते हैं विस्थापन? किसी भी पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है वही दूरी विस्थापन कहलाती है। यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का जो गैपिंग है, बीच का जो डिस्टेंस है, उसी को हम कहते हैं विस्थापन। तो देखिए, पहले वस्तु कहाँ था? मान लीजिए कि यहाँ था। कहाँ था? ऊपर। और बाद में वस्तु कहाँ चला आया? फिर से ऊपर। तो पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों में क्या है? कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि पिंड पुनः फेंकने वाले स्थान पर वापस चला आता है, अतः पिंड का विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। जहां से पिंड चला अगर वही आ गया, अर्थात पहले और अंतिम बिंदु जो स्थितियां हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, तो पिंड का विस्थापन क्या होता है? 0 होता है। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है दूरी, देखिए दूरी पूछा है तो देखो दूरी भी क्या है, यहां से यहां तक उसने क्या किया है
30 मीटर गया है और फिर यहां से यहां तक क्या उसने 30 मीटर आया है, तो जो दूरी होगा कितना होगा 30 प्लस 30 बराबर कितना 60 मीटर। देखिए इस न्यूमेरिकल को देखने से बढ़िया है आप यहां पर समझ लें कि दूरी पूछा है, तो जहां इतना दूर गया 30 मीटर चला, फिर उतना दूर आया 30 मीटर चला, तो कुल कितना चला 30 और 30 60 मीटर चला। तो ये है, इसे ध्यान देंगे। दूरी और विस्थापन पूछा था, तो विस्थापन शून्य हो गया, इसीलिए शून्य हो गया कि वो कहा पुनः फेंकने वाले स्थान पर वापस आ गया था। तो जब पुनः फेंकने वाले स्थान पर वापस आ जाएगा तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और दूरी क्या है जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, तो दोनों जोड़ लिया जाएगा 30 मीटर ऊपर और फिर 30 मीटर नीचे, तो जो दोनों जोड़ेंगे कितना जाएगा 60 मीटर। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल का सलूशन। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। इसे भी हटा लें यहां से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसे भी हटा देते हैं हम। अब देखिए दूसरा हमारा न्यूमेरिकल है, कोई जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। कोई जलयान है जो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 सेकंड के पश्चात उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उसका त्वरण बताना है। ध्यान से देखिए, कोई जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 सेकेंड के पश्चात उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उसका त्वरण ज्ञात करना है। अब आ जाते हैं त्वरण पर। त्वरण किसे कहते हैं? आपको बताया गया था कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। दूसरी चीज कि एकांक समय में किसी पिंड के वेग में जितना वृद्धि होता है वही उस पिंड का त्वरण कहलाता है। तो ध्यान से यहां देखिए, किसी समय 56 किलोमीटर प्रति घंटा था और मात्र 1 सेकेंड में 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी 1 सेकेंड में कितना वृद्धि हुआ उसका 2 किलोमीटर प्रति घंटे का उसने क्या किया वृद्धि किया। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर त्वरण। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए हम चाहें तो इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदल जाए तो आसानी से त्वरण का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड सॉल्यूशन है उसको देखिए, इस प्रश्न को देखिए। आप चाहें इसको और तरीके से लगाना पूरा विस्तार से, तो देखिए प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग या चाल जो अच्छा लगे, चाल हम इसको यू से डिनोट करते हैं 56 किलोमीटर पर आवर। 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, इसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। और अंतिम वेग क्या है, अंतिम चाल इसका जो है उसको v से डिनोट करिए 58 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम इंटरवल क्या है, इसका समयांतराल कितना है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर रहा है, तो हमें बताना है कि उसका त्वरण कितना है। देखिए त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, समयांतराल। तो देखिए वेग में परिवर्तन कितने का हुआ है, परिवर्तन या अंतर हमेशा बड़े में से कम को घटाया जाता है, तो 58 देखिए -60। ध्यान रहे ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और बटे में ये किस में है सेकंड में है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में बदलना ही पड़ेगा। तो अगर हम बदलें तो हमें मिलेगा, सॉरी ये 56 है,
56 है, तो हमें मिलेगा 2 km/h, और बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो और फिर से बटे में 1 सेकेंड है ही हमारा, तो बटे में 1 सेकेंड लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए जो नीचे वाला लाइन है उसमें हमको 1 सेकेंड मिला हुआ है, 1 सेकेंड, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये सेकंड जब जाएगा तभी तो उसको दे पाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो 10 बटा हो जाएगा 18, और ये जो सेकंड है ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कैंसिल तो होगा नहीं, इसीलिए इसको सरलतम रूप में लिखकर छोड़ देंगे, 5/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है पिंड का त्वरण, ये उस जलयान का त्वरण है, 5/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण वो अर्जित करता है 1 सेकंड में। तो ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। अब हम तीसरे न्यूमेरिकल को देखेंगे। चलिए अब हम तीसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं। उसके लिए हम 2 तक मिटा दें यहां से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए तीसरा न्यूमेरिकल दिया है, एक गोली 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लक्ष्य से टकराकर 0.3 सेकंड में रुक जाती है, तो गोली का मंदन ज्ञात कीजिए। मंदन पूछा है। आपको पता है कि मंदन की स्थिति में जो गति का समीकरण होता है उसमें हर प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है। तो यहां पर इस सवाल को देखें आप, इस सवाल को आप देखें, तीसरा हल जो है, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक गोली 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लक्ष्य से टकराकर 0.3 सेकंड में रुक जाती है, गोली का मंदन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दी गई चीजें हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए ये इसका प्रारंभिक चाल है, क्या है, सबसे पहले देखिए प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक वेग या चाल जो अच्छा लगे, कितना है, 90 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद से समय कितना है, 0.3 सेकेंड। प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, u से। समय कितना है, 0.3 सेकंड है, 0.3 सेकंड है। उसके बाद अंतिम वेग रुक जाता है, मतलब रुक जाता है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमसे मंदन पूछा है, मंदन ए क्वेश्चन मार्क। अब देखिए VUAT हमें गति के प्रथम समीकरण में, यहां देखिए हम लिख सकते हैं मंदन के लिए गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो जो गति का पहला समीकरण है वो होता है V = U + AT। हमने मंदन के लिए लिखा है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और अगर त्वरण के लिए लिखे होते तो यहाँ पर प्लस लगाते। अगर हम यहाँ प्लस वाला लगा दें तो A की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव आ जाएगी, और आपको पता है कि जो मंदन होता है वो ऋणात्मक त्वरण ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ये आपका 90 -
स्मॉल ए त्वरण बताना ही है और टी है 0.3। अब ये देखिए ये क्वांटिटी जब बराबर की इधर आएगी तो वो हो जाएगी प्लस, तो हो जाएगा 0.3 ए इक्वल टू 90। अब हम ए का मान निकालना चाहते हैं तो 90/0.3 इतना आएगा। अगर हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो डेसिमल है वो हट जाएगा। तो यहां से देखिए यही समझ लें, दशमलव नीचे हटेगा, ऊपर इससे क्या होगा 10 से गुणा हो जाएगा तो 900 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 3। जब हम इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 300 और ये कितना आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है इसका मंदन है। 300 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से यहाँ पर ब्रेक लगी हुई है, उस पर अवरोध लगा हुआ है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ध्यान से देख लें, गति के समीकरण का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं आप ये भी यहाँ पर सीख सकते हैं। वैसे तो हमने गति का समीकरण जब पढ़ा तो बस समझा कि कौन सी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है। अब उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल के जरिए आप समझ सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं चौथा, उसको पढ़ते हैं पहले। देखिए एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, देखिए एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकेंड तथा त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहां मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब पहला प्रश्न पूछा है कितने समय पश्चात इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। कितने समय पश्चात इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। और दूसरा है इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो टाइम पूछा है, कितने समय पश्चात टाइम है और यहां पर डिस्टेंस है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या हमें दिया गया है। देखिए क्या क्या हमें गिवन है उस पर विचार करेंगे हम। वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग किससे डिनोट होता है u से। कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। और इसका त्वरण कितना है a 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इतना है। और देखिए कितने समय पश्चात, पहले सवाल के लिए देखिए v बराबर अंतिम वेग दे दिया है, अंतिम वेग v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड और आपसे समय पूछ रहा है, समय t बराबर क्वेश्चन। तो फिर से देखिए v है, u है, a है, t है। गति के कौन से समीकरण में आता है ये प्रथम समीकरण में आता है। v बराबर u प्लस ए टी, यानी देंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो देखिए t पूछ रहा है ना, चाहे आप यहां पर t का मान निकालना तो देखिए ए टी बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब t चाहिए हमको तो t बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू अपान ए। तो v माइनस यू अपान ए हो गया। यहां पर आसानी से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए v का मान है 20, t बराबर 20
u का मान है 6 और a का मान है 2। तो कितना हुआ? 20 में से 6 लेस करेंगे तो 14/2 दिस इक्वल टू 17 सेकंड। यानी 7 सेकंड लगेगा उसको 20 मीटर पर सेकंड का वेग अर्जित करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो हम लोगों को पता है दूरी का समीकरण क्या होता है। दूसरे सवाल के लिए देखिए, हम गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे। गति के द्वितीय समीकरण से, जानबूझकर टेढ़ा लिख रहा हूं, द्वितीय समीकरण से क्या होता है? यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मैं जानबूझकर लिख रहा हूं इस तरह से। अब u का मान कितना है? 6। देखिए u का मान कितना है? 6। t का मान देखिए यहाँ पे कितना है? 7 सेकेंड है, तो 7 प्लस 1/2। a की वैल्यू यहां देखो 2 मीटर दिया है, 2, और t की वैल्यू 1 अगेन 7 का हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए 6 7 जा 42, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49। ऐड करेंगे तो 9 2 11 4 4 8 1 9 91 हो जाएगा मीटर में। तो 7 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 91 मीटर। अब बाकी आप अपने बुक से जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे और जो दिक्कतें आएंगी उसे कमेंट करके